इनके आने के साथ क्या होता है। आप ये इमेजिन कीजिए कि उस बॉर्डर को पार करके लोग आते हैं, खैबर को पार करके इन फर्टाइल लैंड्स में आते हैं और फिर वो ट्रैवल करते हैं। रात को कहीं रुकना होता है तो सराय बनती हैं, उन सरायों में लोग रुकते हैं। खजुराहो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। आप में से जितने लोग खजुराहो गए हैं, आप ज़रूर उन गाइड से मिले होंगे जो 4-5 भाषाएं जानते हैं। वो स्पेनिश में भी खजुराहो को एक्सप्लेन करते हैं। उनका इतिहास क्या है वो मुझको नहीं पता, जो इतिहास बताते हैं, पर वो उसे स्पेनिश में एक्सप्लेन करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, जर्मन में करते हैं, जापानीज़ में करते हैं। एक से मैं मिला हूँ, वो उसकी जापानीज़ इतनी अच्छी थी कि एक जापानीज़ टूरिस्ट उसके प्रेम में गिरफ्तार हो गई। उसने अब गाइड का काम बंद कर दिया है। खजुराहो में जापानीज़ फूड का रेस्टोरेंट चलाता है, उसकी बीवी पकाती है और वो बेचता है। तो जहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं, ट्रैवलर्स जाते हैं, उनकी देखभाल करने वाले लोग उनकी भाषाओं के शब्द सीखना शुरू करते हैं और धीरे धीरे वो उनकी भाषा में मिल जाते हैं। जितने भी कैरावैन सरायस थे, वहाँ के जो इनकीपर्स थे, सराय के मालिक थे, उन्होंने इन आने वालों की भाषाओं के शब्द अपनी भाषा में इस्तेमाल करने शुरू किए धीरे धीरे, और एक भाषा विकसित हुई जिसको सराइकी कहते हैं। सराइकी भाषा। जी जी, जितने हमारे पंजाब के सूफी हैं, बुल्ले शाह, वारिस शाह, शाह हुसैन, इन सब की कविता सराइकी भाषा में की गई। उसमें फारसी है, अरबी है, तुर्की है, पंजाबी है, मुल्तानी है, सिंधी है, ये सब भाषाएं मिलके सराइकी बनी। तो ये हो रहा है। फिर कारीगर आते हैं, निर्माण हो रहा है और कुछ नई चीजें आती हैं। 13वीं शताब्दी से पहले हिंदुस्तान में कागज नहीं है। कागज की इजाद दुनिया की बहुत सारी अच्छी चीजों की तरह चीनियों ने की। सिल्क रूट से वो ट्रेवल करके सेंट्रल एशिया पहुंचा और सेंट्रल एशिया से कागज 13वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पहुंचा। अगर आपने वो मिनिएचर पेंटिंग देखी है जिसमें कृष्ण जी ने राधा जी के घर के ऊपर पतंग उड़ा दी है, वो कभी हुआ नहीं था। कृष्ण जी के समय में कागज नहीं था, पतंगे नहीं होती थी। ये 17वीं शताब्दी में ये पेंटिंग बनी है जब कागज आ चुका है। तो पेंटर के दिमाग में वो उसे पास्ट में प्रेजेंट करता है। तो ये आते हैं। उससे पहले हमारे पास चरखा नहीं है। फ्रीडम स्ट्रगल का सिंबल था चरखा। चरखा चरख से आता है, जो फारसी का शब्द है जिसका मतलब होता है हेवंस, और घूमना, आसमान घूमते हैं। गालिब का शेर है, 7 दिन गर्दिश में है 7 आसमां, हो रहेगा कुछ न कुछ घबराएं क्या। चरख उससे बना है। चरखे के आने से पहले हम यूनिफॉर्म थिकनेस का धागा नहीं बना सकते थे, तकलीफें बनाते थे। 13वीं शताब्दी से पहले यूनिफॉर्म थिकनेस का धागा नहीं बन सकता था, और एक आदमी तकलीफें दिन भर में कितना धागा बना लेगा, और वो अलग अलग थिकनेस होती थी। खादी भवन में अब भी तकली के धागे के कुर्ते मिलते हैं। जी जी जी, और हमने स्कूल में, हमको तो 2 अक्टूबर को हमको चलानी होती थी और नंबर मिलते थे उसके। अब वो बंद हो गई है परंपरा। तो अब आप बहुत सारा सूत निकाल सकते थे, लेकिन हमारे पास खट्टी नहीं थी। हमारे पास वो खट्टी थी जो संत कबीर के हाथ में दिखाई जाती है। वहां तक धागे फैले हुए हैं और वो इस तरह बुन रहे हैं। शटल नहीं थी। ये भी सेंट्रल एशिया से आई, जिसे हम पिटलूम कहते हैं। इन दोनों चीजों के आने से पहले ढाके की मलमल संभव नहीं थी। पर्शियन भील संभव नहीं था।
वो भी इसे पर्शियन व्हील कहते हैं, जिसको हम रहट कहते हैं, वो भी वहाँ से आया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सिर्फ हमलावर नहीं आ रहे हैं, ये सब भी आ रहा है। और 13वीं 14वीं शताब्दी में जो बड़े परिवर्तन हिंदुस्तान में हुए, खेती में, क्राफ्ट में, इस सब के अंदर उसका व्यापक असर है। कुतुब मीनार फिरोज कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना शुरू किया था, उसके दामाद और उसके जानशीन सक्सेसर उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया। उसके ऊपर 2 बार बिजली गिरी। फिरोज तुगलक ने ऊपर की मंजिल उतरवा के 2 नई मंजिलें लगवाई। अगर आप देखें तस्वीरें या आप जाएं, ऊपर की 2 मंजिलों में संगमरमर का इस्तेमाल है, नीचे की 3 मंजिलों में नहीं है, वो फिरोज तुगलक ने लगवाया। एक पीएचडी थीसिस है पुष्पा गुप्ता का, संस्कृत इंस्क्रिप्शंस ऑफ द सल्तनत पीरियड। उसमें वो जिक्र करती हैं इस मुरम्मत का, और वो कहती हैं एक स्टोन मेसन, पत्थर पे काम करने वाला कारीगर जो पढ़ा लिखा था, उसने एक खिड़की की एक शिला को, वो टूट गई थी, उसने उसको रिप्लेस किया। पढ़ा लिखा था, उसने उस पत्थर पे अपना नाम लिखा है। मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, मान लीजिए रामचंद्र था, वो अपना नाम लिखता है, पर नाम के आगे अपना ओहदा लिखता है। नागरी लिपि में रामचंद्र संग तराश, जो फारसी है स्टोन मेसन की। बाजार में एक आदमी कालीन लेके आता है ईरान के, और वो बेच रहा है। उसके पास तरह तरह के कालीन है। एक में 1 स्क्वायर इंच के अंदर 100 नोट्स हैं, और एक में 1 स्क्वायर इंच में 40 नोट्स हैं। दोनों की एक कीमत तो नहीं हो सकती, सौदेबाजी होगी। दोनों को भाषा नहीं आती एक दूसरे की। गिराह का लफ्ज बाजार की भाषा का हिस्सा बन जाता है, जिससे बाद में सालगिरह बनती है, वर्षगांठ बनती है। गज फारसी का लफ्ज है, वजन फारसी का लफ्ज है, तराजू फारसी का लफ्ज है। ये सारे शब्द रोजमर्रा की भाषा का हिस्सा बनते हैं। बाजार में, कैरावैन सराय में, सूफियों की दरगाहों पर। अमीर खुसरो ने, निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो से कहा, लोगों की भाषा में लिखो ताकि हमारा संदेश उन तक पहुंचे। तब हिंदवी में पहली बार कविता होना शुरू हुई अमीर खुसरो के समय में। और कह मुकरनियाँ और 2 सुफने और क्या क्या, वो कव्वाली आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी। छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिला के। छाप क्या है? जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं उनके माथे पे यहाँ गट्टा बन जाता है, तिलक तिलक है। ये दोनों खत्म हो जाते हैं जब मेरी नजर अपने महबूब से मिलती है। तो ये जो संदेश है वो इसलिए विकसित हो रहा है कि ये हो रहा है, ये मिलाव हो रहा है। 1240 में एक किताब लिखी गई हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ऊपर। उसके लेखक का नाम हमको नहीं मालूम। उसके आखिर के कुछ पेज और शुरू के कुछ पेज गायब हैं। उसकी एक ही मैन्युस्क्रिप्ट मिली इंग्लैंड की एक लाइब्रेरी में। एक प्रोफेसर नूरुल हसन हुआ करते थे, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनकी वाइफ भी हिस्टोरियन थी। उन्होंने वो मैन्युस्क्रिप्ट ढूंढी, उसकी फोटोस्टेट कॉपी हिंदुस्तान लेके आई। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने उसका ट्रांसलेशन कराया। तब हमको पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी के वक्त में एक टर्क सरदार है जिसको हिंदुस्तानी संगीत से प्रेम है। बाकी टर्क सरदारों को हिंदुस्तानी संगीत पसंद नहीं आता, तो वो उनको शिक्षित करने के लिए ये किताब लिखवाता है। उसका लेखक जो है
वो टर्क है, पर वो संस्कृत जानता है। इस पूरी किताब में वो संगीत रत्नाकर से कांस्टेंट कंपैरिजन करता है और कहता है कि संगीत रत्नाकर में ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे डिस्क्राइब हुआ है, लेकिन आजकल ऐसा है। उसमें इस तरह बजाना लिखा गया है, आजकल ऐसे बजता है। उसमें ढोल की ड्राइंग है और वो कहता है कि एक पेड़ का तना खोखला करके उसके दोनों जो खुले हुए सिरे हैं उन पे गाय की खाल मंड के ढोल बनता है, और क्योंकि उस पे गाय की खाल मंडी होती है तो उसको कुलीन जातियों के लोग नहीं छूते, नीची जातियों के लोग उसको बजाते हैं। ये 1240 की लिखी हुई किताब है जी, फारसी। लेखक का नाम हमको नहीं मालूम, ये हमको रेफरेंसेस से पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी के वक्त में या उसके कुछ बाद, एक्चुअली बाद में ये लिखी गई है उसी साल जिस साल रज़िया सुल्तान का देहांत हुआ है, 1240 में, 13वीं शताब्दी के मध्य में। तो अब मैंने आपको बताया कि ढोल नीची जात के लोग बजाते हैं। 14वीं शताब्दी के मध्य तक कव्वाली एक फॉर्म की तरह विकसित हो जाती है। उसमें जो ताल का इंस्ट्रूमेंट है क्या है? ढोल। तबला तो बहुत बाद में बना। ढोल कव्वाली में कैसे पहुंच गया? दलित कन्वर्ट हो रहा है, वो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके जा रहा है जी। तो ये मिक्सिंग हो रही है, और इस मिक्सिंग की लास्ट में आपको मिसाल दे दूं, फौजें। वहां से लाखों की फौजें नहीं आई थी, बहुत से बहुत कुछ हजार लोग, अक्सर और बेशतर कुछ सौ। फिर यहां आए, एक इलाका फतह कर लिया, वहां के किसानों के बेटों को भर्ती कर लिया। फौज क्या होती है? आज भी फौज क्या है? किसानों के बेरोजगार बेटे, वो कैनन फॉडर होते हैं दुनिया भर में। हमारे यहाँ भी वही है, जाटों के, गुजरों के, गरीब किसानों के, मेवातियों के, इनकी औलादें हैं, जो रायकवार हैं, ये सब, ये तमाम लोग, ये किसान बनते हैं, वो भर्ती किए। अब जो अफसर हैं वो तुर्की बोल रहे हैं, फारसी बोल रहे हैं, वो ये सारी भाषाएं वहाँ की बोल रहे हैं। और फौजी रोहिलखंडी, बघेलखंडी, ब्रज, अवधी, कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो एक खिचड़ी भाषा विकसित हुई आर्मी की, फौज की छावनी में, जिसे लश्करी कहते थे। जब युद्ध होता था तो जो सबसे अच्छा तीरंदाज होता था, धनुर्धर होता था, वो लीड करता था। हम आज भी ये टर्म इस्तेमाल करते हैं, उसने युद्ध की कमान संभाल ली। कमान फारसी का शब्द है, तीर फारसी का शब्द है। जो कमान संभाल लेता था वो कमानदार होता था, जिससे इंग्लिश का कमांडर बनता है जी। तो ये फौज में, सूफियों की श्राइन्स पर, बाजार में, सराय में, और एक पांचवी जगह थी कारखानों में। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे कारखाने बनाए। ये प्रोफेसर इरफान हबीब का कमाल का काम है इसके ऊपर। वो हर साल 1 लाख रोब डिस्ट्रीब्यूट किया करता था, बहादुर सिपाहियों से लेकर अपने नोबल्स तक। तो अलग अलग तरह के खद्दर के, बेटर खद्दर के, मलमल के, रेशम जिसमें चांदी का एक तार है, फिर सोने के तार वाले, फिर किमखाब, फिर अतलस, फिर मखमल, ये सारे कपड़े बुने जाते थे। उस पे कढ़ाई होती थी और उनको तलवारें दी जाती थी
उन पे नक्काशी होती थी, वो दिए जाते थे डैगर्स, उन पे नक्काशी होती थी, उनके जो म्यान होती है उस पे नक्काशी होती थी, वो खोसने के लिए कमरबंद दिए जाते थे, उन पे एम्ब्रॉयडरी होती थी। पहली बार लोहार, सोनार, बढ़ई और दर्जी उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया और उनकी भाषाएं मिक्स होना शुरू हुई और उसके अंदर इन भाषाओं के शब्द आना शुरू हुए। ये है वो समय जिसमें ये भाषा विकसित होती है। इसमें संस्कृत के बहुत सारे शब्द हैं, इसमें पंजाबी के भी हैं, मुल्तानी के भी हैं, सिंधी के भी हैं, इन सारी भाषाओं के शब्द हैं और साथ में वहाँ से जो लोग आए हैं उनकी भाषाओं के शब्द हैं। और इसके साथ और क्या क्या हो रहा है? खाना पकाने की नई तरकीबें आ रही हैं, खाना पकाने के नए बर्तन आ रहे हैं, नए फल आ रहे हैं। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि खरबूजा और तरबूज बाबर लेके आया था, आलू बुखारा भी बाबर लेके आया था। हम उसको आजकल सिर्फ एक मंदिर ध्वंसक के नाम से जानते हैं। आलू बुखारा बोलाया, नाशपाती बोलाया, बग्गू गोशा बोलाया, अनार बोलाया, सेब बोलाया। अगली बार आपका आगरा जाने का मौका हो तो वहाँ एक बाग है जिसको राम बाग कहते हैं। उसका असली नाम बागे गुलफशां था, जो बाबर ने बनवाया था। वो हिंदुस्तान में पहला मुग़ल गार्डन है। उसमें आप एंटर करेंगे तो बहुत बड़ी स्लैब है मार्बल की जो ASI ने लगाई है। उसमें उन सारे फलों का जिक्र है जो बाबर ने हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किए। ये सारे फल आए। आलू बुखारा तो आप लोगों ने खाया होगा। उसे बुखारा में क्या कहते हैं? आलू। आलू, आलू, शफ्तालू, जरदालू, वहाँ 5 तरह के प्लम्स होते हैं। हमारे पास सिर्फ आलू बुखारा है, पर आया वहाँ से। खरबूजा वहाँ से आया, तरबूज वहाँ से आया, नाशपाती, सेब, अनार। अभी तक फल बेचने वाला कहता है ना कंधार के अनार, और ये अंगूर वो कहाँ से आए? अफ़गानिस्तान से। चमन के अंगूर, चमन अफ़गानिस्तान में। तो ये सब कुछ हो रहा है। तो भाषाएं कैसे नहीं मिलेंगी? अब ये भाषा यहाँ क्रिएट हो रही है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पे कब्जा कर लेता है और वो अपने कुछ कमांडर्स गुजरात भेजता है। वो यहाँ से दिल्ली से अपने नौकर चाकर साथ ले जाते हैं। हिंदवी जो भाषा दिल्ली में बोली जाती थी उसे हिंदवी कहते थे, ज़बान हिंद, ज़बान दिल्ली कहते थे, देहलवी कहते थे। वो ज़बान ट्रेवल करती है थ्रू दी हाउस होल्ड सर्वेंट्स ऑफ दी टर्क सरदार्स और वो गुजरात पहुँच जाती है। और गुजरात में गुजराती से मिक्स होके एक नई भाषा निकलती है जिसे गुजरी कहते हैं। और जैसे सराइकी बनी थी ऐसे गुजरात में गुजरी बनती है। और 13th सेंचुरी ऑनवर्ड्स गुजरात के जितने सूफी पोइट्स हैं उन सब ने गुजरी में शायरी की है। अहमद शाही जो रूलर्स थे उन्होंने अपना राज फैलाना शुरू किया और वो दक्कन के कुछ हिस्से में उनका कब्जा हो गया। बामन शाह ने बामनी सल्तनत बनाई जिसके 5 टुकड़े हो गए, जिसमें हैदराबाद था और ये था, गोलकुंडा था, बीजापुर था, बीदर था, वगैरह वगैरह। ये भाषा गुजरात से महाराष्ट्र होती हुई दक्कन पहुंची। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी कैपिटल दिल्ली से देवगिरी ले गया, दौलताबाद। दिल्ली के ऊपर मंगोलों ने हमला कर दिया, मोहम्मद बिन तुगलक को वापस आना पड़ा। पर बहुत से लोग जो दिल्ली से वहाँ चले गए थे कहने लगे बस बहुत हो गया, हम नहीं जाते, वो वहीं रुक गए। ये भाषा वहाँ पहुँच गई।
निज़ामुद्दीन के शागिर्द थे नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, जो दिल्ली में दफन है। चिराग दिल्ली गांव उन्हीं के नाम पर है, वहीं दफन है वो। उनके शागिर्द थे बंदा नवाज गेसू दराज। जब तैमूर ने दिल्ली पे हमला किया तो बंदा नवाज गेसू दराज ने कहा ये शहर बर्बाद हो गया, ये रहने के काबिल नहीं है, शहर को लूट लिया गया है, मंगोलों ने हमला कर दिया है और मेरा गुरु तो मर गया, तो मैं जा रहा हूँ। तो वो अपने सैकड़ों शागिर्दों के साथ दिल्ली छोड़ के चले गए। पहले वो दौलताबाद गए और उसके बाद वो वहाँ गए मैसूर, ये क्या नाम है जगह का, नाम मुझे याद आ जाएगा, जहाँ वो उनका मज़ार है। और इस तरह उर्दू बोलने वालों का, जैसे अब हम उर्दू कहते हैं, हिंदी भी जो भी उस ज़बान को उस वक्त कहते थे, उसका एक सेंटर मैसूर में डेवलप हुआ और एक दौलताबाद में। और फिर जब वो दक्षिणी सल्तनत फैली तो ये गोलकुंडा और बीजापुर में। 13वीं शताब्दी से दिल्ली से ज़बान ने कूच किया और फिर ये हैदराबाद और उस पूरे इलाके में होती हुई 17वीं शताब्दी में दिल्ली लौटी, वली दक्कनी के साथ। इससे पहले इस भाषा, जिसको आज हम उर्दू कहते हैं, इस भाषा में गज़ल, मसनवी, मरसिया और जितनी भी पोइटिक फॉर्म्स हैं वो सब विकसित हो चुकी थी। पहली डिक्शनरी कंपाइल हो चुकी थी। वली दक्कनी की पोइट्री दिल्ली पहुंचती है अराउंड द टाइम व्हेन औरंगजेब डाइज। दिल्ली में उस वक्त दुनिया के बेहतरीन फारसी के पोइट सब दिल्ली में रहते हैं, दुनिया के। हातिम, आबरू, आरजू, मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदिल, they are the 4 tallest poets of Persian of the 17th 18th century। ईरान के लोग ये मानते थे कि हमसे बेहतर तो हमारी ज़बान है, हमसे बेहतर फारसी कौन लिखेगा, वो मानते ही नहीं थे। अभी 50 साल नहीं हुए कि ईरान के स्कॉलर्स ने मान लिया है कि लेट 16th-17th सेंचुरी में एक नया स्कूल पर्शियन पोइट्री का विकसित हुआ जिसे सबके हिंदी कहते हैं, द इंडियन स्कूल। और तब ये शायर रिकॉग्नाइज किए गए। नाउ दे आर टॉट ऑल ओवर पर्शिया। अब्दुल कादिर बेदिल, हातिम, आरजू, आबरू, उस वक्त ये सब दिल्ली में थे। और उनका यह मानना था कि कोई भी